हेलो दोस्तों, हम नीट के लिए आज श्री एजुकेशन के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपके लिए क्लास लेके आए हैं। और आज की क्लास में अपना जो टॉपिक होगा वो होगा मसल्स के बारे में। मसल्स बोले तो मांसपेशियों के अंदर हम मांसपेशी की संरचना पढ़ेंगे कि एक पेशी की संरचना किस प्रकार की होती है और एक पेशी के अंदर कौन कौन सी स्ट्रक्चर दिखाई देती है। तो आज हम डिटेल के साथ पेशी की संरचना और उसके अंदर वाले भाग के बारे में अध्ययन करेंगे। तो हम अपनी क्लास स्टार्ट करते हैं। पेशी की संरचना, पेशी की संरचना, स्ट्रक्चर ऑफ मसल, स्ट्रक्चर ऑफ मसल। पेशी की संरचना, ये अपना टॉपिक है, पेशी की संरचना। और हम अब जानते हैं कि पेशी किस प्रकार की दिखाई देती है। तो हम अपनी क्लास स्टार्ट करने जा रहे हैं और पेशी के बारे में आपको समझाने जा रहे हैं। तो ध्यान से और अच्छी तरह इसको समझें और पढ़ें। तो देखिए, एक पेशी की जो संरचना होती है, इस प्रकार से हम एक पेशी की अनुप्रस्थ काट को अगर देखा जाए तो कैसे दिखाई देती है। तो पेशी की संरचना में हम एक कंकाल पेशी के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। यहाँ पर हम किसका जिक्र करेंगे? कंकाली पेशी। कंकाली पेशी। तो कंकाली पेशी की जो संरचना है वो कैसी होती है, देखिए। यहाँ पर अगर हम बात करें तो एक पेशी की अनुप्रस्थ काट काटने पर एक पेशी की संरचना किस प्रकार से दिखाई देती है। तो हम बात करते हैं सबसे पहले, ये तो है मसल, एक पेशी। मसल बोले तो पेशी। यहाँ पर पेशी के चारों ओर एक कवरिंग नज़र आती है। पेशी के चारों ओर एक कवर नज़र आती है, ये इसकी कवरिंग बनी हुई है। ये पेशी के चारों ओर एक कवर बनी हुई है इसकी। जिसे हम एपीमाइशियम कहते हैं। एपीमाइशियम, एपीमाइशियम। तो द कवरिंग ऑफ मसल एपीमाइशियम कहलाती है। इसके अलावा मसल के अंदर की ओर छोटे छोटे ये लोब्यूल्स नज़र आ रहे हैं आपको, छोटे छोटे पिंडक से नज़र आ रहे हैं। इनको हम फेसिकुलाई कहते हैं। फेसिकुलाई, ये फेसिकुलाई है। और फेसिकुलाई के चारों ओर भी एक कवरिंग मिलती है। तो फेसिकुलाई के चारों ओर जो कवरिंग है, इस कवरिंग को हम किस नाम से जानते हैं? पेरीमाइशियम।
पेरीमाइशियम, ये पेरीमाइशियम। इसी प्रकार अगर हम बात करें ये सबसे अंदर वाली स्ट्रक्चर जिनको हम मसल सेल के नाम से जानते हैं, मसल सेल। मसल सेल को एक अन्य नाम से भी जानते हैं, मायोफाइबर। मायोफाइबर। ध्यान देना, यहाँ पर हमने एक पेशी की बात की, एक मसल की बात की। मसल के चारों ओर एक कवरिंग होती है, एक आवरण होता है जिसे हमने एपीमाइशियम कहा। इसके अलावा एपीमाइशियम के अंदर की ओर अगर हम बात करें तो छोटे छोटे ये लोब्यूल्स नज़र आ रहे हैं आपको, नलिकाकार संरचनाएं होती हैं जिनको हमने नाम दिया फेसिकुलाई। और फेसिकुलाई के चारों ओर जो आवरण दिख रहा है आपको उसे नाम दिया हमने पेरीमाइशियम। यहाँ पर बात करें फेसिकुलाई के अंदर भी छोटी छोटी और नलिकाकार स्ट्रक्चर नज़र आ रही है जिसे हम मसल सेल कहते हैं। इसका दूसरा नाम मायोफाइबर है। यहाँ पर बात करें कि मसल सेल के चारों ओर भी एक कवरिंग मिलती है, तो मसल सेल की जो कवरिंग है यहाँ पर हम बनाना चाहें तो ये मसल सेल की कवरिंग है। और मसल सेल की कवरिंग को हम किस नाम से जानते हैं? एंडोमायोसियम। एंडोमायोसियम। देखिए यहाँ पर हमने एक मसल के बारे में देखा, तो मसल की अनुप्रस्थ काट को जब देखते हैं तो सबसे बाहर की लेयर मसल में आपको ये कवरिंग दिख रही है। मसल की जो कवरिंग है, मसल के सबसे बाहर मसल की कवरिंग नज़र आई। इस कवरिंग को हमने एपीमाइशियम कहा। फिर इस मसल के अंदर छोटी छोटी नलिकाकार संरचनाएं जो आपको दिख रही है यहाँ पर ये वाइट कलर में, इन्हें हम बोलते हैं फेसिकुलाई। और फेसिकुलाई का जो कवरिंग है ये कहलाता है पेरीमाइशियम। इसी प्रकार से फेसिकुलाई में भी छोटी छोटी ये नलिकाकार संरचनाएं दिखाई देती हैं जिन्हें हमने मसल सेल या मायोफाइबर कहा। तो मसल सेल या मायोफाइबर के चारों ओर भी एक कवरिंग पाई जाती है जिसे नाम दिया गया एंडोमाइशियम। तो हम एक मसल के अंदर ये सारी संरचना देख रहे हैं। आशा करता हूँ आपको यहाँ तक की बात समझ में आई होगी। नेक्स्ट हम इसको डिटेल से पढ़ते हैं।
देखिए यहाँ पर अगर हम बात करें, ये इसकी कवरिंग, मसल की कवरिंग, ये हो गया आपका एपीमाइशियम। इसके अलावा यहाँ पर ये है फेसिकुलाई। ये फेसिकुलाई आपको दिख रही है पूरी फेसिकुलाई। और फेसिकुलाई का अगर हम कवरिंग बनाएं तो फेसिकुलाई की ये कवरिंग हो जाएगी। यहाँ पर अगर हम फेसिकुलाई की कवरिंग बनाना चाहें तो ये फेसिकुलाई की कवरिंग है। तो फेसिकुलाई की जो कवरिंग है उसे हमने नाम दिया अभी पेरीमाइशियम। ये पेरीमाइशियम हुआ। और आपको पता है ये पेरीमाइशियम को हमने बड़ा करके यहाँ पर पेरीमाइशियम, और पेरीमाइशियम के अंदर की ओर आपको दिख रहा है ये वाइट कलर में, इसका नाम फेसिकुलाई हमने दिखा रखा है। तो ये फेसिकुलाई के अंदर ये छोटी छोटी जो आपको नलिकाकार संरचना दिख रही है, इसे हमने नाम दिया मसल सेल या मायोफाइबर। यहाँ पर आपको ये मायोफाइबर है, मसल सेल है। और यहाँ पर अगर इनको बनाना चाहें, मसल सेल की कवरिंग की बात की जाए तो यहाँ कवरिंग और दिखा देता हूँ मैं इसकी। मसल सेल की जो कवरिंग है इसे हमने नाम दिया एंडोमाइसियम। ये एंडोमायोसियम। और यहाँ पर जिक्र करें तो ये दोनों जो स्ट्रक्चर आपको नज़र आ रही हैं इन्हें कहते हैं मायोफाइब्रिल। इस प्रकार से संरचना हम देखते हैं एक पेशी के अंदर। पेशी में हमने देखा कि पेशी के अंदर ये छोटी छोटी गोलाकार संरचनाएं फेसिकुलाई है, और फेसिकुलाई का जो कवरिंग है उसे हमने पेरीमाइशियम कहा, जबकि पेशी का जो कवरिंग होता है उसे हमने एपीमाइशियम कहा। यहाँ पर ये इस फेसिकुलाई में छोटी छोटी संरचनाएं, नलिकाकार संरचनाएं, ये मसल सेल पड़ी हुई है इसमें, जिसे मायोफाइबर कहा। और मसल सेल के अंदर भी और पतली पतली नलिकाकार संरचनाएं दिखाई देती हैं जिन्हें मायोफाइब्रिल कहा। अब यहाँ पर हम एक पेशी के बारे में इस प्रकार की नलिकाकार संरचनाओं को देख चुके हैं। अब हमें किसको पढ़ना है? अब हमें मायोफाइब्रिल को पढ़ना है। तो हम ध्यान से देखें, यहाँ पर बात कर रहे हैं, ये पूरी अनुप्रस्थ काट है और ये इसकी कवरिंग है, एपीमाइशियम कवरिंग है, इसके अलावा पेरीमाइशियम भी कवरिंग है और एंडोमाइशियम भी कवरिंग है। एंडोमाइशियम किसकी कवरिंग है? मसल सेल की कवरिंग एंडोमाइशियम। फेसिकुलाई की जो कवरिंग है वो पेरीमाइशियम, और मसल की जो कवरिंग होती है उसे एपीमाइशियम कहते हैं। ये क्या है? ये मसल है। मसल अलग है बेटा, मसल सेल के अंदर मसल के अंदर मसल सेल होती है, ये ध्यान रखना है। और मसल सेल की जो कवरिंग होती है वो एंडोमाइसियम होती है, इसको आप जरूर दिमाग में रखना। नेक्स्ट हम जो पढ़ेंगे वो पढ़ रहे हैं अब मायोफाइब्रिल के बारे में। मायोफाइब्रिल जो आपने अभी देखा कि एक मसल सेल के अंदर मायोफाइब्रिल होती है, तो पहले हम एक मसल सेल की स्ट्रक्चर देखते हैं। कंकाली पेशी कोशिका, कंकाली पेशी कोशिका की संरचना
कंकाली पेशी कोशिका की संरचना बोले तो स्ट्रक्चर ऑफ स्केलेटल मसल सेल। तो देखिए कैसे दिखाई देती है। तो हम यहाँ पर डायग्राम बना रहे हैं एक मसल सेल का। इस स्ट्रक्चर को टी ट्यूब्यूल्स कहते हैं। टी ट्यूब्यूल्स, टी ट्यूब्यूल्स। यहाँ पर ये होती है सार्कोलीमा, सार्कोलीमा। टी ट्यूब्यूल्स, सार्कोलीमा। यहाँ पर बनाना चाहें विशेष प्रकार की स्ट्रक्चर तो इन स्ट्रक्चर को हम बोलते हैं सार्कोप्लाज्मिक, सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम, सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम। यहाँ पर ये टी ट्यूब्यूल्स, जैसे कोशिका के अंदर हमें कोशिका झिल्ली दिखती है, ऐसे ही मांसपेशी कोशिका में उस कोशिका झिल्ली के स्थान पर यहाँ पर शब्द आएगा सार्कोलीमा। और ऐसे ही बेटा हम कोशिकाओं में पढ़ते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, लेकिन एक मसल सेल के अंदर, पेशी कोशिका के अंदर इसका नाम होगा सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इसके अलावा हमें इस पेशी कोशिकाओं में कुछ प्रोटीन नज़र आते हैं, कुछ प्रोटीन्स नज़र आते हैं यहाँ पे। इसके अलावा कुछ और विशेष संरचनाएं यहाँ दिखाई देती हैं। साथ ही साथ यहाँ पर केंद्रक भी नज़र आता है। केंद्रक एक से ज़्यादा होते हैं, केंद्रक एक से ज़्यादा होते हैं। तो देखिए
यहाँ पर जैसे हम एक रक्त कोशिका में देखते हैं एक वर्णक होता है जिसे हीमोग्लोबिन कहते हैं, वैसे ही यहाँ पर एक पेशी कोशिका के अंदर यहाँ पर होता है मायोग्लोबिन। मायोग्लोबिन ये मायोग्लोबिन जो आपको दिख रहा है, मायोग्लोबिन यहाँ पर ऑक्सीजन बाइंड करने की कैपेसिटी रखता है। ये O2 को बाइंड कर सकता है मायोग्लोबिन। लेकिन हीमोग्लोबिन आपको पता है एक हीमोग्लोबिन का अणु 4 ऑक्सीजन के अणु को बाइंड कर सकता है, लेकिन एक पेशी कोशिका में मायोग्लोबिन एक ऑक्सीजन अणु को बाइंड कर सकता है अपने साथ। इसी प्रकार से यहाँ पर ध्यान रखना है आपको, एक पेशी कोशिका के अंदर जो आपको संरचनाएं दिख रही है ये इस प्रकार से, इसको हमने नाम दिया, ये क्या चीज़ होती है, ग्लाइकोजन। क्योंकि पेशी कोशिकाओं को अधिक वर्क करना होता है तो भोजन जो ग्लूकोज होता है वो ग्लाइकोजन के रूप में पेशी कोशिकाओं में स्टोर रहता है। तो पेशी कोशिकाओं के पास अतिरिक्त क्या मिलता है, भोजन का स्रोत ग्लाइकोजन के रूप में। इसके अलावा पेशी कोशिका के पास आपको मायोग्लोबिन जो प्रोटीन है उसके पास ऑक्सीजन बाइंड करने की क्षमता होती है, तो ऑक्सीजन इससे बाइंड रहती है। तो पेशी कोशिकाओं को लगातार कार्य करने के कारण यहाँ पर पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन भी रहती है और भोजन के ऑक्सीकरण के लिए यहाँ पर भोजन के स्रोत के रूप में ग्लाइकोजन भी होता है। यहाँ पर आप एक पेशी कोशिका की संरचना में एक से अधिक केंद्रक देख रहे हैं। आपको पता है कंकाली पेशी कोशिका की खास बात क्या होती है, उनमें एक से अधिक केंद्रक पाए जाते हैं और जो केंद्रक बनते हैं वो केंद्रक किस अवस्था से बनते हैं, तो ध्यान रखना सिंसेशियम एक अवस्था होती है। सिंसेशियम अवस्था के दौरान भ्रूणी अवस्था में कोशिकाएं जो समूह में होती हैं वो कोशिकाएं एक बन जाती हैं और उन कोशिकाओं में जो केंद्रक थे वो सारे केंद्रक एक ही कोशिका में आ जाते हैं। यह अवस्था सिंसेशियम के नाम से जानी जाती है। इसके अलावा जिन कोशिकाओं में एक से अधिक केंद्रक होते हैं तो एक दूसरी अवस्था पाई जाती है सिनोसाइट। एक तो हो गया सिंसेशियम और एक होती है सिनोसाइट। सिनोसाइट एक ही कोशिका में कैरियोकाइनेसिस केंद्रक के विभाजन से एक कोशिका में एक केंद्रक से 2 केंद्रक बन जाते हैं कैरियोकाइनेसिस के द्वारा। लेकिन उन कोशिकाओं में साइटोकाइनेसिस नहीं होता, केवल क्या होता है, कैरियोकाइनेसिस होता है, जिसके कारण एक ही कोशिका में केंद्रक विभाजन से 2 केंद्रक बन जाते हैं। कोशिका एक ही होती है लेकिन केंद्रक 2 होते हैं, तो वो अवस्था कहलाती है सिनोसाइट। लेकिन यहाँ पर कंकाली पेशी कोशिका के अंदर आपको सिंसेशियम कंडीशन से इस पेशी कोशिका में अनेक केंद्रक दिखाई देते हैं। तो यहाँ पर ये संरचना जो आपको दिख रही है इसका नाम है केंद्रक, न्यूक्लियस। इसके अलावा इस पेशी कोशिका के अंदर हमें यहाँ पर ये 2 संरचनाएं दिखाई देती हैं जिन्हें हमने कहा मायोफाइब्रिल्स। मायोफाइब्रिल ये मायोफाइब्रिल्स हैं। मायोफाइब्रिल्स किस में प्रेजेंट हैं, तो ध्यान रखना एक पेशी कोशिका के अंदर ट्यूबुलर स्ट्रक्चर में नलिकाकार संरचना में मायोफाइब्रिल्स पड़े होते हैं जो बहुत पतले और लंबे तंतु रूपी संरचना के रूप में दिखाई देते हैं। यहाँ पर हम कंकाली पेशी कोशिका की संरचना में एक कोशिका किस प्रकार दिखाई देती है, तो कोशिका की संरचना में जो सार्कोलीमा आपको दिख रहा है, यानी कोशिका का सबसे बाहरी आवरण सार्कोलीमा कहलाता है। और सार्कोलीमा में जगह जगह पे आपको इस प्रकार की गड्ढे नुमा संरचनाएं दिखाई दे रही है जिन्हें क्या कहा गया,
टी ट्यूब्यूल्स कहा गया। और यहाँ पर टी ट्यूब्यूल्स के अगर नीचे की बात करें, यहाँ पर पेशी कोशिका में अंदर की ओर हमें क्या नज़र आ रहे हैं, ये जो संरचना दिख रही है इसे हम कहते हैं सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एक सामान्य कोशिका में ये होती है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, लेकिन पेशी कोशिका में इसको कहा जाता है सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इसके अलावा अगर हम बात करें, इस पेशी कोशिका में कोशिका द्रव की तरह जो पदार्थ दिख रहा है आपको, यहाँ इस पदार्थ को हम किस नाम से जानेंगे? यहाँ पर इसे सार्कोप्लाज्म कहेंगे। सार्कोप्लाज्म, ये सार्कोप्लाज्म पड़ा हुआ है इसमें लिक्विड फॉर्म में, और इस लिक्विड फॉर्म के अंदर आपको सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम नज़र आ रहा है। साथ में आपको ट्यूबुलर स्ट्रक्चर के रूप में मायोफाइब्रिल्स नज़र आ रहे हैं। तो ये बेटा आपकी एक कंकाली पेशी कोशिका की संरचना है। कंकाली पेशी कोशिका की संरचना में जो आपको मायोफाइब्रिल्स नज़र आ रहे हैं, इस मायोफाइब्रिल में आपको एक प्रकार से थिक और थिन फिलामेंट भी नज़र आते हैं। तो यहाँ पर मैं एक रफली सा दिखाता हूँ कि किस प्रकार से थिक और थिन फिलामेंट इसमें है। अगर हम बात करें तो यहाँ पर ये जो मैं बना रहा हूँ ये थिक फिलामेंट हैं, और इनके बीच में अगर हम बात करें तो थिन फिलामेंट होते हैं। यहाँ पर ये थिन फिलामेंट हैं, ये थिन फिलामेंट हैं। तो थिक और थिन फिलामेंट किसके अंदर दिख रहे हैं? थिक और थिन फिलामेंट हमें मायोफाइब्रिल्स में नज़र आ रहे हैं। एक पेशी कोशिका की संरचना के बाद अब हम डिटेल से पढ़ने के लिए मायोफाइब्रिल की स्ट्रक्चर पढ़ने जा रहे हैं। तो अगला स्टेप अपना मायोफाइब्रिल की संरचना है। मायोफाइब्रिल की संरचना, मायोफाइब्रिल की संरचना स्ट्रक्चर ऑफ मायोफाइब्रिल, मायोफाइब्रिल स्ट्रक्चर ऑफ मायोफाइब्रिल। तो देखिए अब हम एक मायोफाइब्रिल की संरचना देखते हैं।
ये एक मायोफाइब्रिल है, मायोफाइब्रिल। इस मायोफाइब्रिल में यहाँ पर जो आपको दिख रहा है ये होता है थिक फिलामेंट, थिक फिलामेंट। यानी कि मोटे तंतु, मोटे तंतु। इसके अलावा यहाँ पर इन्हें कहेंगे हम थिन फिलामेंट। ये है थिन फिलामेंट, थिन फिलामेंट, थिन फिलामेंट यानी पतले तंतु, पतले तंतु। तो एक मायोफाइब्रिल की संरचना आपके सामने है। एक मायोफाइब्रिल की संरचना में हमें दो प्रकार के तंतु नज़र आते हैं। एक होते हैं थिक फिलामेंट, मोटे तंतु, और होते हैं पतले तंतु, बोले तो थिन फिलामेंट। ये आपस में अल्टरनेट होते हैं, थिन फिलामेंट, थिक फिलामेंट, थिन फिलामेंट, थिक फिलामेंट, थिन फिलामेंट, बाद में थिक फिलामेंट। इस प्रकार से पूरा जो मायोफाइब्रिल की संरचना है उसमें थिक और थिन फिलामेंट की स्ट्रक्चर अल्टरनेट में दिखाई देती है। एक मायोफाइब्रिल की जो संरचना आपको दिख रही है, यहाँ पर थिक और थिन फिलामेंट की बात करें तो ध्यान से देखना, जो थिन फिलामेंट होते हैं ये थिन फिलामेंट किसके बने होते हैं? एक प्रोटीन से बने होते हैं जिन्हें हम कहते हैं एक्टिन, एक्टिन प्रोटीन। ये एक्टिन प्रोटीन से बने होते हैं, एक्टिन प्रोटीन। इसके अलावा यहाँ पर आपको जो थिक फिलामेंट नज़र आ रहा है ये किसके बने होते हैं? मायोसिन, मायोसिन प्रोटीन, मायोसिन प्रोटीन। सामान्यतः इनको हम जब पढ़ते हैं कंकाली पेशी तो इनको हम पट्टियों के रूप में पढ़ते हैं, लाइट बैंड और डार्क बैंड के रूप में। तो ध्यान देना, लाइट बैंड क्या होता है? लाइट बैंड होते हैं पतले तंतु, और डार्क बैंड क्या होता है? मोटे तंतु होते हैं। सामान्यतः वही चीज़ है, ये थिक फिलामेंट मोटे तंतु हैं और थिन फिलामेंट जो है वो एक प्रकार से पतले तंतु, पतले तंतु एक्टिन प्रोटीन के बने हैं, जबकि मोटे तंतु जो है मायोसिन प्रोटीन के बने होते हैं। अब एक छोटी सी बात को दिमाग में रखना है कि हमने मायोफाइब्रिल में थिक और थिन फिलामेंट देखे हैं, इसके अलावा ये एक्टिन और मायोसिन प्रोटीन के बने हुए होते हैं। अगर मैं अब थिक फिलामेंट और थिन फिलामेंट की संरचना अगर देखते हैं तो किस प्रकार से आपको ये थिक फिलामेंट दिखता है और किस प्रकार से ये आपको थिन फिलामेंट दिखता है, इनके बारे में, इनकी संरचना के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। लेकिन मैं आपको एक छोटी सी बात बता रहा हूँ, यहाँ पे ध्यान देना। यहाँ पर बेटा ये एक्टिन तंतु यानी कि थिन फिलामेंट जो एक्टिन प्रोटीन से बने हैं, और ये है थिक फिलामेंट। थिन फिलामेंट के बीचों बीच एक संरचना होती है। यहाँ पर बात करें तो देखिए, यहाँ पर मैं इसको इस प्रकार से दिखा रहा हूँ, आप इसको देखें। थिन फिलामेंट के बीच में एक आपको लाइन दिखाई देती है इस प्रकार से, ये होती है संयोजी ऊतक की बनी होती है और इसको हम बोलते हैं जेड लाइन। क्या बोलेंगे इसको? जेड लाइन। तो ध्यान रखना, जेड लाइन कहाँ मिलती है? थिन फिलामेंट के बीचों बीच एक कनेक्टिव टिश्यू होता है जो मायोफाइब्रिल में इस थिन फिलामेंट को जोड़े रखता है, इस थिन फिलामेंट को जोड़े रखता है, इसे जेड लाइन कहते हैं। इसी प्रकार से ध्यान देना, यहाँ जितने भी आपको ये थिन फिलामेंट नज़र आ रहे हैं इनके बीचों बीच हमें यहाँ पर
जेड लाइन नजर आएगी। ये भी क्या है, ये भी जेड लाइन है। जेड लाइन यहाँ भी बनाना चाहें तो इसके बीचों बीच ये जेड लाइन, यहाँ जेड लाइन आपको दिख रही है पतले तंतुओं के बीचों बीच, जो एक प्रकार से संयोजी ऊतक है जो थिन फिलामेंट को मायोफाइब्रिल में जोड़े रखता है। दो जेड लाइन के बीच की दूरी, ये भी क्या है, जेड लाइन। दो जेड लाइन के यहाँ पर बीच की दूरी क्या कहलाती है, तो दो जेड लाइन को मिलाने वाली या इसके बीच की दूरी को हम किस नाम से जानते हैं, सार्कोमियर। सार्कोमियर, तो ये आपको याद रखना है, ये सार्कोमियर है। इसी प्रकार से यहाँ पर अगर हम बात करें, आपको थिक फिलामेंट नज़र आ रहा है, और थिक फिलामेंट में अगर हम बात करें, यहाँ पर इसके भी बीचों बीच एक संयोजी ऊतक होता है जो इनको जोड़े रखता है, इसे कहते हैं एम लाइन। इसे नाम दिया एम लाइन। जेड लाइन, एम लाइन, ये इतना अभी आपको याद रखना है। ये कनेक्टिव टिश्यू होते हैं, जेड लाइन, एम लाइन, जो एक प्रकार से मायोफाइब्रिल में थिन और थिक फिलामेंट को जोड़े रखते हैं। यहाँ पर हमने एक मायोफाइब्रिल की संरचना देखी है। अभी हमें इस मायोफाइब्रिल की संरचना में जो थिन फिलामेंट और थिक फिलामेंट दिख रहे हैं, इनकी संरचना पढ़नी है। अभी आपको थिक और थिन फिलामेंट की संरचना को समझाएंगे कि इनकी संरचना किस प्रकार से होती है। आपको ये एक बेसिक जानकारी दी है कि मायोफाइब्रिल ऐसा होता है। मायोफाइब्रिल में अल्टरनेट थिन और थिक फिलामेंट होते हैं, इनके बीच बीच में कनेक्टिव टिश्यू होते हैं। तो एक्टिन जो फिलामेंट है, बोले तो थिन जो फिलामेंट आपको दिख रहे हैं, इनके बीचों बीच जो ऊतक है, संयोजी ऊतक है, उसे जेड लाइन कहा। ये जेड लाइन, ये जेड लाइन, ये जेड लाइन। इसी प्रकार से यहाँ पर आपको थिक फिलामेंट नज़र आ रहे हैं, और थिक फिलामेंट के बीचों बीच भी संयोजी ऊतक की आपको एक पतले तंतु के रूप में जुड़ी हुई संरचना दिख रही है, जो होती है एम लाइन। तो एम लाइन और जेड लाइन थिन और थिक फिलामेंट को मायोफाइब्रिल में जोड़ने का काम करती है। आशा करता हूँ यहाँ तक आपको सबको समझ में आ गया होगा। अब हम थिक और थिन फिलामेंट की संरचना पढ़ने जा रहे हैं, तो आप ध्यान से देखते रहिए। थिक फिलामेंट, थिक फिलामेंट बोले तो मोटे तंतु, मोटे तंतु, मोटे तंतु। देखिए, थिक फिलामेंट की अगर हम बात करें, मोटे तंतु की बात करें, आपको पता है इनकी इकाई जो होती है मोनोमर, मोनोमर यानी कि एक लक इकाई, जिसको हम बोलते हैं एक लक या मोनोमर। तो थिक फिलामेंट का मोनोमर या एक लक कौन होता है, तो उसका नाम है मीरोमायोसिन। मीरोमायोसिन, ये मीरोमायोसिन जो होता है, ये एक लक होता है थिक फिलामेंट का। तो मीरोमायोसिन की संरचना पढ़ेंगे, क्योंकि हमें पूरे थिक फिलामेंट को पढ़ना है, तो पहले इसकी एक लक या मोनोमर को पढ़ना पड़ेगा, और इसका मोनोमर कौन होता है, मीरोमायोसिन। तो देखते हैं एक मीरोमायोसिन की संरचना, एक थिक फिलामेंट, एक मीरोमायोसिन, तो कैसा दिखता है एक मीरोमायोसिन। देखिए,
ये एक मीरोमायोसिन की संरचना है। यहाँ पर हमें ये द्विकुंडलित संरचना के रूप में नज़र आ रहा है। अगर हम इसके अंदर इसके ऊपर साइट देखें तो क्या क्या नज़र आता है। तो ये एक मीरोमायोसिन है, एक मीरोमायोसिन, एक मीरोमायोसिन। एक मीरोमायोसिन की संरचना में हमें क्या क्या नज़र आता है। ये इसका पूरा पार्ट जो है ये हेड कहलाता है। हेड बोले तो शीर्ष भाग, और इसके शीर्ष भाग में ये आपको जो संरचनाएं दिख रही हैं इसका नाम क्या है। ये है एक्टिन बंधन स्थल, एक्टिन बंधन स्थल, एक्टिन बाइंडिंग साइट। इसके अलावा यहाँ पर जो आपको दिख रहा है इसको हम बोलते हैं एटीपी, एटीपी बंधन स्थल, एटीपी बंधन स्थल, एटीपी बंधन स्थल। ये है इसका हेड। और यहाँ पर बात करें, यहाँ से लेके यहाँ तक का जो पोर्शन है इसे कहते हैं शॉर्ट आर्म। इसे क्या कहते हैं? शॉर्ट आर्म या नेक, नेक ऑफ मीरोमायोसिन, नेक ऑफ मीरोमायोसिन। इन दोनों को सम्मिलित रूप से क्या कहते हैं? क्रॉस आर्म। ध्यान देना, यहाँ पर इन दोनों को सम्मिलित रूप से हम क्या बोलते हैं? हम बोलते हैं इनको क्रॉस आर्म। ये क्रॉस आर्म बन गई है अभी दोनों को मिलाने से। ये वाला जो पार्ट है इसे क्या कहते हैं? इसे कहते हैं टेल पार्ट। टेल किसकी टेल है? तो ये टेल किसकी है? मीरोमायोसिन की टेल है जो द्विकुंडलित रूप में दिख रही है आपको। और मीरोमायोसिन में ये जो स्ट्रक्चर है ये इसका हेड है। और हेड में आपको क्या दिख रहा है? एक तो होते हैं एक्टिन बंधन स्थल और होते हैं एटीपी बंधन स्थल। ध्यान रखना, जब मायोस एक प्रकार से हम मांसपेशी में संकुचन क्रिया पढ़ेंगे तो यहाँ पर जो आपको एक्टिन बंधन स्थल दिख रहा है ये मीरोमायोसिन एक प्रकार से एक्टिन तंतुओं से इस स्थान से आकर जुड़ेंगे और यहाँ पर एटीपी आकर जुड़ेगा। तो इसलिए हमने इनको नाम क्या दिया है? एक्टिन बंधन स्थल और एटीपी बंधन स्थल। यहाँ पर हम जो संरचना पढ़ रहे हैं वो एक थिक फिलामेंट का मोनोमर पढ़ रहे हैं। क्या पढ़ रहे हैं? मोनोमर यानी एकलक, जिसका नाम क्या है? मीरोमायोसिन। और एक मीरोमायोसिन की संरचना इस प्रकार दिखाई देती है। इसका लंबा जो भाग है वो टेल या पूंछ होता है मीरोमायोसिन का। इसी प्रकार से इसका ये वाला पार्ट जो थोड़ा ऊपर की ओर उठा हुआ दिखाई देता है ये इसका सिर भाग होता है, हेड पार्ट होता है। इस हेड पार्ट में एक्टिन बंधन स्थल और एटीपी बंधन स्थल होते हैं। यहाँ पर ये छोटा पार्ट हेड के नीचे वाला ये शॉर्ट आर्म के नाम से जाना जाता है, जिसे हम नेक ऑफ मीरोमायोसिन कहते हैं। दोनों को मिलाकर, शॉर्ट आर्म और हेड दोनों को मिलाकर हमने इसे क्या नाम दिया? क्रॉस आर्म नाम दिया। तो हमने अभी एक थिक फिलामेंट का मोनोमर देखा है। और जब बहुत सारे मोनोमर आपस में जुड़ जाते हैं, यानी मीरोमायोसिन जब बहुत सारे आपस में जुड़ जाते हैं तो थिक फिलामेंट की पूरी स्ट्रक्चर बन जाती है। बोले तो एक प्रकार से मायोसिन तंतु का निर्माण हो जाता है। तो देखते हैं मायोसिन कैसे बनता है।
देखिए यहाँ पर एक थिक फिलामेंट की संरचना दिख रही है। ये क्या है? थिक फिलामेंट। ये थिक फिलामेंट है। थिक फिलामेंट बोले तो थिक फिलामेंट किसका बना होता है? मायोसिन। ये मायोसिन प्रोटीन का बना हुआ है। तो ये एक मायोसिन की संरचना है। एक मोनोमर जिसको हमने बोला मीरोमायोसिन, एक मीरोमायोसिन, दूसरा मीरोमायोसिन, तीसरा मीरोमायोसिन, चौथा मीरोमायोसिन, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां, इस प्रकार से एक चेन के रूप में जब बहुत सारे मीरोमायोसिन आपस में जुड़ जाते हैं तो अनेक मीरोमायोसिन के जुड़ने से एक थिक फिलामेंट का निर्माण हो जाता है, जिसे मायोसिन के नाम से जानते हैं, क्योंकि पूरा थिक फिलामेंट किसका बना हुआ है? एक प्रोटीन का, जिसका नाम क्या है? मायोसिन प्रोटीन। तो वास्तव में एक थिक फिलामेंट इस प्रकार से दिखाई देता है। अगर हम बात करें इसकी संरचना आपको कैसी नज़र आ रही है, तो इसकी संरचना जो नज़र आ रही है, जैसे एक बोतल को साफ करने के लिए जो ब्रश होता है, यानी कि अगर हम बात करें तो यहाँ पर जैसे ये यहाँ पर एक ऐसे बनाए हम बोतल को साफ करने वाला जो ब्रश होता है, ऐसे ही आपको किसकी संरचना नज़र आती है? ऐसे ही आपको मीरोमायोसिन की संरचना नज़र आती है। तो आपको समझ में आ गया होगा, थिक फिलामेंट जो है उसका मोनोमर होता है मीरोमायोसिन, और अनेक मीरोमायोसिन के जुड़ने से क्या बन जाता है? मायोसिन तंतु। एक प्रकार से थिक फिलामेंट का निर्माण हो जाता है। नेक्स्ट हम बात करें थिक फिलामेंट के बाद एक थिन फिलामेंट कैसा दिखाई देता है। थिक फिलामेंट आपको समझ में आ गया होगा, आशा करता हूँ, क्योंकि इसकी जो मोनोमर है वो समझने की थी, जो मैंने आपको बता दिया है कि इसकी मोनोमर को मीरोमायोसिन कहते हैं, और अनेक मीरोमायोसिन के जुड़ने से ये थिक फिलामेंट या मायोसिन का निर्माण हो जाता है। अब हम पढ़ते हैं थिन फिलामेंट। तो अब हम थिन फिलामेंट की संरचना देखते हैं। थिन फिलामेंट। थिन फिलामेंट। थिन फिलामेंट बोले तो पतले तंतु। पतले तंतु। पतले तंतु। देखिए थिन फिलामेंट, दो बातें आपको याद रखनी है इसमें, छोटी छोटी बातें। एक तो जो थिन फिलामेंट होते हैं पतले तंतु होते हैं, और जो थिन फिलामेंट होते हैं वो दो प्रकार की प्रोटीनों से मिलकर बने होते हैं। अगर हम बात करें प्रोटीन की, तो कौन कौन सी प्रोटीन होती हैं? एक तो ये जो बने होते हैं एक्टिन प्रोटीन के, एक्टिन प्रोटीन। इसके अलावा यहाँ पर हम बात करें दूसरी प्रोटीन कौन सी? ट्रोपोनिन। ट्रोपोनिन। एक और बात करते हैं यहाँ पे ट्रोपोमायोसिन। 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 देखिए ट्रोपोनिन और ट्रोपोमायोसिन दोनों ही कैसी प्रोटीन होती है? रेगुलेटरी प्रोटीन होती है। रेगुलेटरी प्रोटीन होती है ये। इन दोनों को हम रेगुलेटरी प्रोटीन कहते हैं। जबकि यहाँ पर एक्टिन जो प्रोटीन है इसे हम क्या कहेंगे? कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन कहेंगे। कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन बोले तो संकुचनशील प्रोटीन कौन सी है? एक्टिन। और रेगुलेटरी प्रोटीन किसे कहते हैं? ट्रोपोनिन और ट्रोपोमायोसिन को। यानी कि तीनों प्रोटीनों से मिलकर आपका क्या बनता है? आपका
थिन फिलामेंट बनता है। तो एक जो थिन फिलामेंट की संरचना है, अब हम उसको पढ़ने जा रहे हैं कि ये 3 प्रकार की जो प्रोटीन आपको नज़र आ रही है वो किस प्रकार से इस थिन फिलामेंट को बनाती हैं। तो आगे हम इसकी संरचना पढ़ रहे हैं। यहाँ पर एक थिन फिलामेंट की संरचना देख रहे हैं हम। स्ट्रक्चर ऑफ थिन फिलामेंट। स्ट्रक्चर ऑफ थिन फिलामेंट। यहाँ देखिए जो थिन फिलामेंट की संरचना है, यहाँ पर आपको ये राउंड स्ट्रक्चर में येलो और वाइट कलर में 2 श्रृंखलाएं दिख रही हैं। ये दोनों ही एक्टिन की श्रृंखला है। ये दोनों ही एक्टिन की श्रृंखला है जिसे हम एफ एक्टिन कहते हैं। एफ एक्टिन, ये एक्टिन की श्रृंखला है। इसके अलावा आपको यहाँ पर ये वाली जो संरचना है इसको हमने नाम दिया ट्रोपोमायोसिन। ट्रोपोमायोसिन, ये ट्रोपोमायोसिन। इसके अलावा आपको यहाँ पर ये जो संरचना नज़र आ रही है, ये पूरी जो संरचना आपको, इसे हम क्या कहते हैं? ट्रोपोनिन। ट्रोपोनिन। तो देखिए एक थिन फिलामेंट की जो संरचना आपको दिख रही है उसमें आपको 2 तो दिख रही है बेटा श्रृंखला एफ एक्टिन की,
इसके अलावा आपको ये वाली जो संरचना दिख रही है, ये एक प्रोटीन है जिसको मैंने अभी रेगुलेटरी प्रोटीन के नाम से बोला। इसका नाम है ट्रोपोमायोसिन। और आपको ये वाला जो स्ट्रक्चर नज़र आ रहा है, इसे कहा मैंने ट्रोपोनिन। यहाँ पर इन तीनों के सम्मिलित रूप से एक थिन फिलामेंट की स्ट्रक्चर पूरी होती है। अब मैं स्पेशल ट्रोपोनिन के बारे में बात करता हूँ। ध्यान से समझना है कि ट्रोपोनिन जो संरचना बनी हुई है, इसके अंदर ये 3 पार्ट नज़र आ रहे हैं। यहाँ पर एक संरचना इस प्रकार से ये दिख रही है आपको। ऐसे हमने संरचना देखी है ट्रोपोनिन की। इसे कहते हैं TPI, ट्रोपोनिन आई। इसे कहते हैं ट्रोपोनिन C, TPC। और इसे कहते हैं ट्रोपोनिन T। देखिए यहाँ पे इन तीनों के सम्मिलित रूप से ट्रोपोनिन की पूरी संरचना है। ये एक प्रकार से इनहिबिट का काम करता है, यानी एक्टिन तंतु और मायोसिन तंतु को जुड़ने से रोकता है। एक्टिन मायोसिन को जुड़ने नहीं देता, जुड़ने नहीं देता है, जुड़ने नहीं देता। इसके अलावा बात करें TPT, ये एक प्रकार से एक स्थल होता है जो बाद में जुड़ने के लिए प्रेरित करता है। और TPC क्या होता है? TPC सामान्यतः कैल्शियम बाइंडिंग साइट है ये, यानी कि कैल्शियम आयन को जोड़ने का काम करता है। कैल्शियम आयन को जोड़ने का कार्य करता है। कैल्शियम आयन को जोड़ने का कार्य करता है। तो आपको थिन फिलामेंट की जो संरचना देखने को मिल रही है, उस थिन फिलामेंट की संरचना में 2 श्रृंखलाएं तो किसकी दिख रही भाई? एफ एक्टिन की दिख रही है। ये वाइट वाली जो राउंडेड स्ट्रक्चर दिख रही है पूरी एक चेन के रूप में, ये भी एफ एक्टिन है। और ये येलो कलर में जो दिख रही है आपको, ये भी क्या है? एफ एक्टिन। एक्टिन जो प्रोटीन है वो एक प्रकार का कैसा प्रोटीन है? तो आप कहेंगे कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन है, संकुचनशील प्रोटीन होती है। इसी प्रकार से ट्रोपोनिन और ट्रोपोमायोसिन ये दोनों ही रेगुलेटरी प्रोटीन होती हैं। और इन तीनों के मिलने से ही किसकी संरचना पूरी होती है? थिन फिलामेंट की संरचना पूरी होती है। यहाँ पर मैंने ट्रोपोनिन को विस्तार से बताया। इसके 3 पार्ट दिखाई दे रहे हैं, TPI, TPT एंड TPC। TPI एक्टिन और मायोसिन को जुड़ने नहीं देता नॉर्मल कंडीशन में। यहाँ पर TPC क्या है? कैल्शियम आयन को अपने साथ जोड़कर और एक प्रकार से पेशियों में संकुचन क्रिया में क्या करता है? हेल्प करवाता है। तो इस प्रकार से आज हमने एक पेशी की संरचना में सबसे पहले हमने जो देखा, हमने पेशी की कवरिंग पढ़ी कि पेशी के अंदर कितनी कवरिंग होती है, एपीमाइसियम, पेरीमाइसियम एंड एंडोमाइसियम। उसके बाद हमने पेशी के अंदर छोटे छोटे लोब्यूल्स पढ़े जिसको हमने फेसिकुलाई कहा। इसके अलावा हमने फेसिकुलाई में भी छोटी छोटी संरचनाएं पढ़ी जिसको हमने क्या नाम दिया? मसल सेल। मसल सेल का दूसरा नाम क्या है? हमने इसको क्या कहा? मायोफाइबर। मायोफाइबर या मसल सेल के अंदर मायोफाइब्रिल होते हैं और मायोफाइब्रिल में थिक और थिन फिलामेंट अल्टरनेट रूप में व्यवस्थित होते हैं। और हमने थिक और थिन फिलामेंट की संरचना पढ़ ली है। थिक फिलामेंट का मोनोमर होता है मीरोमायोसिन और आपको ये थिन फिलामेंट की स्ट्रक्चर नज़र आ रही है। तो आज के लिए इतना ही। कल हम इसके बारे में, इसकी संकुचन की क्रियाविधि के बारे में पढ़ेंगे। धन्यवाद।